हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम साक्षी है और मेरे पति का नाम विशाल है। उन्हें शराब की इतनी लत थी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। शराब पीना तो उनका रोज़ का ही काम था और झगड़ा करना, मुझे गाली देना और फिर मारपीट भी करना, यह सब उनकी आदत बन गई थी। ऐसी एक शाम थी जब रात्रि के 11 बज रहे थे। हमारा झगड़ा फिर से शुरू हो गया। विशाल गुस्से में मुझे गालियां दे रहा था। तभी हमारे पड़ोसी नरेंद्र जी हमारे घर आए। उन्होंने विशाल को खूब समझाने की भी कोशिश की, लेकिन विशाल ने किसी की भी नहीं सुनी। आखिरकार इतने गुस्से में विशाल ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस रात हमारे पड़ोसी नरेंद्र मुझे अपने घर ले गए। वे अपने घर में अकेले थे। परिवार में कोई भी नहीं था, लेकिन एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझे चुप कराया और मुझे बैठने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर में चाय बना कर ले आए। उनके घर में सिर्फ एक ही बेड था और मैं बेड पर जाकर लेट गई, क्योंकि मेरी पिटाई इतनी हो चुकी थी कि मेरे अंदर की ताकत ही नहीं थी। नरेंद्र जी सामने सोफे पर सो गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे मन में बस यही विचार आ रहे थे। आखिर विशाल ऐसा क्यों करते हैं? सोए तो नरेंद्र जी भी नहीं थे, वह भी जगे ही थे। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। अब बात करते करते मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब नरेंद्र जी ने मेरे पास आए और मेरे होठों पर, उस दिन काम से मैं थक हार कर आई थी। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद बस थोड़ा सा आराम चाहिए था। घर में शांति थी। मैं बाजार से पालक की सब्जी लाई थी, सोचा साफ करके बनाऊंगी। लेकिन तभी विशाल बाहर से आए। उनकी आंखें सूजी हुई थी और बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे। शायद फिर से शराब पी थी, क्योंकि ऐसा अक्सर ही होता था। वह आते ही गुस्से में बोले, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। मैंने शांति से समझाने की कोशिश की। मैं खाना बना रही हूँ, कल ही तो मैंने किराने का सामान लिया है, और पैसे क्यों चाहिए आपको, बताइए। लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता ही गया। तू मुझे पैसे देगी या नहीं? उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की। मैं डर गई। मैंने कहा, पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और मुझे मारने के लिए दौड़े। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार मैंने 100 रुपये निकाल कर उनके हाथ में दे दिए। पैसे लेकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ चुकी थी कि वह शराब पीने जा रहे हैं। मेरे मन में हताशा और निराशा भर गई। यह सब कब तक चलेगा? मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन कभी भी विशाल को सुधार न सकी। उनका रोज़ का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। विशाल ने मेरे चेहरे और मेरी ज़िंदगी की सारी रौनक छीन ली थी। वह कुछ कमाते भी नहीं थे। मुझे ही नौकरी करके घर चलाना पड़ता था। मैं दिखने में खूबसूरत थी। मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते भी आए थे, लेकिन नसीब ने मुझे ऐसा पति दिया। शाम को थक कर मैं घर आई, खाना बनाया, खुद खाया और सोने की तैयारी कर रही थी। तभी विशाल बाहर से आए। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह शराब पीकर आए थे। मैंने उनके लिए खाने की थाली लगा दी और कहा, खाना खा लीजिए, देर हो गई है, मुझे भी सोना है। वह मुझे घूरने लगे और बोले, मुझे भूख नहीं है। मैंने भी गुस्से में कहा, तो पहले नहीं बता सकते थे? इतनी मेहनत से मैं खाना बनाती हूँ, किराने का सामान कितना महंगा है, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं। इस पर विशाल भड़क गए, तू ज़्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। तुझे मेरा गुस्सा नहीं पता। मैं डरने के बजाय शांत और दृढ़ स्वर में बोली, तुम्हारे साथ रहकर मेरा कौन सा भला हुआ? तुम शराब पी कर आते हो, लेकिन एक दिन भी काम पर नहीं जाते। यह सुनकर वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने मेरी पीठ पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं तो सुन्न हो गई। अपमान और दर्द से मैं चीख पड़ी। मैंने उसका विरोध किया, लेकिन वह मारने लगे। तभी हमारे पड़ोसी नरेंद्र जी हमारे घर फिर से आ गए। उन्होंने किसी तरह विशाल को शांत कराने की कोशिश की। विशाल भाई, शांत हो जाओ, इतना झगड़ा अच्छा नहीं। बीवी पर हाथ नहीं उठाते, मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन विशाल नहीं माने। वह चिल्लाते रहे, ये मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना, इसे जो करना है करे। नरेंद्र जी ने मुझसे कहा, साक्षी जी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मेरे साथ चले, यहाँ रहकर झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ा सा सहारा मिल दिया। मैं रो रही थी। नरेंद्र जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर पर ले गए। उनका घर हमारे साथ वाला ही घर था। हमारे पड़ोसी थे। मुझे सोफे पर बिठाया, पानी का गिलास दिया, लेकिन मैं इतना टूटी हुई थी कि पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे आंसुओं ने मेरी आंखें लाल कर दी थी। नरेंद्र जी बड़ी ही नरमी से बोले कि जितना झगड़ा करोगे उतना ही समस्याएं बढ़ेगी। अगर बातचीत से हल निकलता है तो निकालना चाहिए।
मैंने भी तड़प कर कहा, मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ, आपको हमारे हालात पता तो हैं ही, हमारी कमाई से ही सब चल रहा है। लेकिन विशाल को इसकी कदर नहीं। नरेंद्र जी ने समझाया, मुझे पता है, लेकिन तनाव से कुछ हल नहीं होगा, थोड़ा सा सब्र रखो। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया। नरेंद्र जी 2 साल पहले ही हमारे पड़ोस में रहने के लिए आए थे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले ही बीमारी के कारण मर चुकी थी। तब से वह अकेले ही रहते थे। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। वह अच्छी नौकरी भी करते थे और पड़ोसी के तौर पर हमेशा हमारी मदद भी किया करते थे। उस रात उन्होंने मुझे पानी पिलाया, चाय पिलाई। मैं मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती चाय बना दी। थोड़ी देर बाद खाने का समय हो गया। नरेंद्र जी ने कहा, तुम टेंशन मत लो, खाना खाओ और आराम करो। मैंने मना किया, लेकिन उनके बार बार जोर देने पर मैंने एक दो निवाले खा लिए। खाना खाकर मैंने कहा, अब मैं अपने घर जाती हूँ। नरेंद्र जी ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं घर लौट आई। लेकिन घर पहुँचते ही विशाल फिर से भड़क गए। वह तो मुझे फिर से गालियाँ देने लगे। मैं चुप रही, लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मन में उथल पुथल थी, नींद नहीं आई। बस आंखें बंद कर कर मैं रो रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह मैं काम पर गई। दिन भर काम करके शाम को लौटी। खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि विशाल फिर से आए और पैसे मांगने लगे। मैंने कहा, कल ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, आज फिर क्यों? वह चिल्लाने लगे, मुझे चाहिए 2 पैसे। मुझे शक था कि वह फिर से शराब पीने के लिए मांग रहे हैं। हार कर मैंने उन्हें पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद वह नशे में धुत होकर फिर से लौटे। उनके लिए खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि वह बाहर से खा कर आएंगे। वह गुस्से में बोले, साक्षी खाना दे दे, भूख लगी है। मैंने शांति से कहा, कल खाना बनाया था, तुमने नहीं खाया, सब बर्बाद हो गया, इसलिए आज नहीं बनाया। यह सुनकर वह और ज़्यादा भड़क गए। मुझे तंग करती है, बहुत बोलती है। मुझे गालियाँ दी। मैं चुप रही। उनके झगड़ों से अब तंग आ चुकी थी। रोज़ का यही ड्रामा था। आखिरकार मैंने कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं तो मुझे फिर तलाक दे दो। मुझे तुम्हारे इस व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। इतना सुनना था कि वह चिल्लाने लगे, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है, मेरे घर से निकल जा। उनके शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैं दुखी थी, लेकिन उनके व्यवहार से तंग आ चुकी थी। गुस्से में मैंने भी उन्हें 2-4 गालियाँ दे दी। लेकिन वह मर्द था। उसने तुरंत ही हाथ उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। पास पड़ा पानी का जग उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं पूरी तरह गीली थी और ठंड से कांप रही थी। तभी नरेंद्र जी आवाज़ सुनकर दौड़े आए। उन्होंने विशाल को रोकने की बहुत कोशिश की कि ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, पति पत्नी हो, प्यार से रहो, इतना झगड़ा अच्छा नहीं है, झगड़ा करने से क्या मिलता है। लेकिन विशाल ने उल्टा नरेंद्र जी पर गुस्सा निकाला। मेरी ज़िंदगी है, मुझे मत सिखाओ। नरेंद्र जी ने मुझसे कहा, साक्षी जी आप यहाँ मत रहें, मेरे घर चलें। विशाल भी चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नरेंद्र जी मुझे अपने घर लेकर आ गए। उनके घर पहुंचकर उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए दिया और कहा कि फ्रेश हो जाओ और मुंह हाथ धो लो। मैंने अपना चेहरा धोया तो थोड़ा सा हल्का सा लगा। नरेंद्र जी ने मेरे लिए चाय बना ली। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन उनके बार बार कहने पर मैंने थोड़ी सी चाय पी ली। वह बोले, साक्षी जी विशाल को तुम जैसी बीवी मिली, लेकिन उसे ज़रा भी तुम्हारी कदर नहीं। यह सुनकर तो मेरी आंखें फिर से भर आई थी। मैं सोफे पर बैठी थी। नरेंद्र जी मेरे पास आए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं विशाल को फिर से समझाऊंगा। मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे। नरेंद्र जी ने कपड़े बदलने को कहा, लेकिन मेरे कपड़े तो मेरे घर पर ही थे। मैंने कहा, वह देख लेंगे तो आपको बेवजह दोष देंगे। नरेंद्र जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अपने कपड़े दे देता हूँ। उन्होंने एक टी शर्ट और एक नाइट पैंट निकाल कर दिया। मैं थोड़ा संकोच किया। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत भी नहीं थी। वह थोड़े धीरे स्वर में बोले, गीले कपड़े रखोगी तो सर्दी लग सकती है, बीमार पड़ जाओगी, चिंता मत करो। उनका कहना सही था। मैंने कपड़े लिए और कमरे में जाकर बदल कर बाहर आई तो नरेंद्र जी बोले, रात को अगर यहाँ सोना चाहती हो तो बेहिचक सो सकती हो, घर जाओगी तो फिर से विशाल झगड़ा कर सकता है। मैंने हामी भरी। उन्होंने मुझे पलंग पर सोने के लिए कहा और खुद सोफे पर लेट गए। मैंने थोड़ा सा संकोच किया, मेरे कारण आपको तकलीफ ना हो। वह हंसकर बोले, मुझे सोफे पर सोने की आदत है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद नरेंद्र जी रसोई में गए और एक जूस की बोतल लाए। 2 गिलास भरे और एक मुझे दिया। मैंने पूछा, यह क्या है? हंसकर बोले, संतरे का जूस है, मुझे रात को पीने की आदत है, तुम भी पी लो। मैं थोड़ा सा जूस पिया और मुझे अच्छा लगा। गिलास रखकर लौटे और मेरे पास बैठ गए। टीवी चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था।
मेरे मन में विचारों का तूफान था। मैंने इतने साल विशाल को सहा, लेकिन उसने मुझे कभी भी कदर नहीं दी। उसकी शराब की लत ने घर का माहौल हमेशा ही लड़ाई झगड़े वाला रखा। नरेंद्र जी ने मुझे देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? मैंने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस मन में विचार चल रहे हैं। उन्होंने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया, ज़्यादा मत सोचो और सोने की कोशिश करो। भगवान पर भरोसा रखो, जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, भगवान पर भरोसा है, लेकिन विशाल को देखकर मुझे लगता है उसके साथ रहकर कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। अब अकेले रहना ही बेहतर लगता है। नरेंद्र जी चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर समझदारी और शालीनता थी। मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दुख खुलकर बयां किए थे। बोलते बोलते मेरी आंखें फिर से भर आई थी। आंसू की धार मेरे गालों पर आने लगी थी। नरेंद्र जी ने मुझे शांत करने की कोशिश की। रो मत, बार बार रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा सब्र रखो। उनके शब्दों से मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन मन का दर्द कम नहीं हुआ। मैंने हल्के स्वर में कहा, नरेंद्र जी, मेरा नसीब ही खराब है। मैंने उसकी बुरी आदतें सही, लेकिन आज तक उसका व्यवहार देखकर लगता है कि मैं कहीं गलत थी। समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। नरेंद्र जी ने मेरा हाथ अपने हाथ पर रखा और थोड़ी सी सांत्वना दी। ज़्यादा मत सोचो, ऐसा सोचने से तुम्हें तकलीफ ही होगी। भगवान पर भरोसा रखो, वह सही रास्ता तुम्हें ज़रूर दिखाएगा। उनके शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून थे। मेरा मन हल्का होने लगा था, लेकिन आंसू ने फिर से बांध तोड़ा और मैं रोने लगी। नरेंद्र जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे शांत करने की कोशिश की। साक्षी जी, आप इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। उनके शब्दों ने मुझे और भावुक कर दिया और न जाने क्या हुआ, मैंने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। वह मुझे एक भरोसेमंद दोस्त की तरह लग रहे थे। मैं अपना सारा दुख उनके सामने बता रही थी। कुछ देर हम चुपचाप बैठे रहे। रोने के बाद थोड़ा मन हल्का हुआ, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। नरेंद्र जी ने मेरे बालों को हल्के से पीछे किया और मेरे गालों से आंसू पोंछने लगे। उनकी संवेदनशीलता ने ही मेरे मन को थोड़ा बहुत सुकून दिया। फिर कहने लगे, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। उन्होंने मेरे बाल हल्के से एक तरफ किए। उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास था। अचानक उन्होंने हल्के से मेरी पर अपने रखे। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई, शरीर में एक अनजान सी लहर दौड़ गई। लेकिन तभी मुझे होश आया कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। मैंने अपने आप को संभाला। नरेंद्र जी भी पीछे हट गए, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी चाहत जागी थी। मैंने अपने हाथ उनकी पीठ पर रखे और उन्हें कस कर गले से लगा लिया। कुछ पल में हम वैसे ही रहे, मेरे और उनके पास थे। मेरे होठ कांप रहे थे। तभी उन्होंने मेरे होठों पर हल्का सा, हम दोनों भावनाओं में बह रहे थे, लेकिन तभी नरेंद्र जी ने मुझे हल्के से अलग किया और धीरे से कहा, साक्षी जी अब सो जाओ, तुम्हें सुबह काम पर जाना है। मैंने हल्के से हंसकर कहा, हाँ, नहीं तो छुट्टी पड़ जाएगी। मेरी बात पर वह मुस्कुराए, फिर बोले, आज तुम टी शर्ट में बहुत अच्छी प्यारी लग रही हो। मैं थोड़ा सा शर्मा गई। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर सो गए। सुबह उठी तो देखा मैं पलंग पर थी। नरेंद्र जी ने मुझे सोफे से उठाकर पलंग पर ले आए थे। अब वे अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने मुझे नहाने धोने के लिए सामान भी दिया, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं अपने घर जाकर ही नहा लूँगी। उन्होंने मुस्कुरा कर सहमति दी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौट आई। घर पहुंची तो विशाल अभी तक सो रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी से तैयार होकर काम पर चली गई। लेकिन शाम को फिर से वही तमाशा हुआ। विशाल का व्यवहार वैसा का ही वैसा था। मैं तंग आकर बोली, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हंसकर बोला, हाँ हाँ, मुझे तलाक चाहिए, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए भी दे दो। मैं तो सन्न रह गई। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकूं। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन मैंने कंपनी से 1 लाख रुपए एडवांस लिए, लेकिन बाकी पैसे का इंतज़ाम करना अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूं। आखिरकार मैंने सारी बात नरेंद्र जी को बता दी। मैंने कहा, मैं विशाल से तलाक लेकर उससे आज़ाद होना चाहती हूँ। नरेंद्र जी ने पूछा, तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है ना? आगे की ज़िंदगी का क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ नरेंद्र जी, मैंने सोचा है ना, और एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। ना जाने मैंने ये सब कैसे कह दिया, लेकिन नरेंद्र जी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। वह थोड़ा सा मुस्कुराए, मुझे गले लगाकर बोले, साक्षी, तुम मेरी पत्नी बनने का सोच रही हो?
यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमने फैसला किया कि सादगी से शादी कर लेंगे। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उन्होंने नरेंद्र जी को मेरे लिए सही सही समझा और हमें आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद हमने मंदिर में बड़ी सादगी से शादी कर ली। मैंने विशाल को तलाक दे दिया और उसे 3 लाख रुपए भी दे दिए, जिसमें 2 लाख रुपए नरेंद्र जी ने दिए थे। उनका मकसद सिर्फ मुझे उस नर्क से आज़ाद कराना था। मेरे पुराने रिश्ते में सिर्फ दुख ही दुख था, परेशानियां थी, लेकिन नरेंद्र जी के साथ मेरी ज़िंदगी में सच्चा सुख आया था। अब हमारा घर खुशियों से भरा था। नरेंद्र जी ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। मुझे लगता है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही साथी मिले। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे विशाल के साथ ही रहना चाहिए था, या मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला बदलकर अच्छा किया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।